वालेकुम। लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे आपने अपनी सीएसएस की जर्नी का स्टार्ट करना फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, आपने एक बार सिलेबस पूरा देख लिया, उसको एनालाइज कर लिया, उसको आपने जो जो आपको चीज़ें समझ आ रही थी, जो जो चीज़ें आपको कंफ्यूजन हो रही थी, उनको एनालाइज किया। एक दफ़ा पूरे सिलेबस को, जो जो कंपल्सरी हैं, जो जो ऑप्शनल्स आपने चूज़ करने, अगेन मैं ये कहूँगी कि ऑप्शनल चूज़ कैसे करने, इंशाल्लाह उस पर एक और डिबेट भी, एक और वीडियो बनाऊंगी, उस पर अलग डिबेट है। फिलहाल हम डिस्कस करते हैं कि कंपल्सरी में आपको क्या क्या करना है। आज की वीडियो का टॉपिक इसी पे, कंपल्सरी में आपको क्या कुछ करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिर्फ एक बात कहूँगी कि ये वीडियो बेसिकली मैंने बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बनाई है। ठीक है, जो एस्पिरेंट्स अभी अपनी तैयारी 50% कर चुके हैं, या आपने हाफ ऑप्शनल्स या आपने हाफ कंपल्सरी कर चुके हैं, ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो लोग ये देख रहे हैं वीडियो तो बेशक आप बंद कर सकते हैं। ये मैंने वीडियो सिर्फ उनके लिए बनाई है जो बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, इंशाल्लाह एडवांस लेवल पे जाऊंगी, आहिस्ता आहिस्ता करके स्टेप बाय स्टेप उस लेवल तक पहुंचना है। सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंपल्सरी से, उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे ऑप्शनल्स पे। ऑप्शनल्स मैं सारे तो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि मैं सारे में खुद भी मास्टर नहीं हूँ। जो जो मैंने पढ़े या जो जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह ने पढ़े, मैं उनसे गाइडेंस लेकर इंशाल्लाह आपको गाइड जरूर करूँगी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश एसे से। ठीक है, इंग्लिश एसे का सिलेबस अगर आप देखें तो एफपीएससी ने काफ़ी शॉर्ट सा सिलेबस दिया। अब आप कहें कि 100 मार्क्स का ऐसे होता है और इतना कम सिलेबस, लेकिन अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि वो कहते हैं कि सिलेबस इतना छोटा है, इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। शायद वो इस सिलेबस को पढ़ते नहीं। इस सिलेबस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस सिलेबस की जो छोटे से 3-4 लाइनें लिखी है, इसको नहीं पढ़ेंगे तो आप मैक्सिमम चांस है कि आप ऐसे नहीं कर सकते। चलें आज स्टार्ट करते हैं। फिर फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, अगर किसी ने वो नहीं देखी तो मेरे पेज में नीचे जाएं, आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी वो वीडियो। मैंने आपको समझाया था कि आपने जो भी सिलेबस गिवन है उसको देखें, एनालाइज करें और उसके बुलेट पॉइंट्स बनाएं कि वो क्या क्या रहा है। ठीक है, फर्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट वन और मोर ऐसे इन इंग्लिश। सीएसएस में वन और मोर नहीं होता, एक ही आपको ऐसे लिखना होता है, लेकिन आपके पास चॉइसेस बहुत होती हैं। आपके पास 10 ऐसे होते हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स और उन 10 में से आपको एक करना होता है। फिर जी वो कहता है कि कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपने बुलेट पॉइंट बनाने, तो एक बुलेट पॉइंट क्या बन गया, कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव तो हमने बना लिया, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव है क्या, इसका मतलब क्या है। अब ये पूरी जो हमारी स्टेटमेंट दी है ना पीएससी ने, इसको हम लोग इंशाल्लाह वर्ड बाय वर्ड बुलेट पॉइंट्स में इसको एग्जामिन करेंगे। ठीक है, एक एक चीज को इसको देखेंगे और आपको इंशाल्लाह इंग्लिश ऐसे ऑलमोस्ट 60 to 70% इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। बाकी जो 30% है वो आपकी अपनी एफर्ट होती है, आपकी अपनी हार्ड वर्क होता है। आपने रोज ऐसे लिखना है बैठ के एक पेज, एटलीस्ट कोई भी टॉपिक उठाएं। अगर आपको टॉपिक्स नहीं मिलते
तो आप जो कुछ पढ़ रहे हैं फॉर ऑप्शनल और फॉर कंपल्सरी उसी पे लिख लें। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी यूएस हिस्ट्री है, मैं अगर यूएस हिस्ट्री में पढ़ रही हूँ अमेरिकन रेवोल्यूशन, तो मैंने सारी अमेरिकन रेवोल्यूशन को जो भी एक मेरे माइंड में एक मैप बन रहा है उसका, मैंने उसकी हेडिंग दी, अपनी तरफ से कोई हेडिंग बनाई और मैंने उस पर एक पेज समराइज फॉर्म में लिख लिया। उसका इंट्रोडक्शन बनाया एक लाइन में और उसका कंक्लूजन बनाया एक लाइन में और बीच में उसकी बॉडी पैराग्राफ ऐड किया। नॉट लाइक अ फुल फ्लेज ऐसे बट स्ट्रक्चर इट लाइक अ ऐसे, ठीक है। उसको एक ऐसे की तरह आपने उसको अरेंज करना है, ठीक है। और हफ्ते में या महीने में एक बार एटलीस्ट एक फुल फ्लेज ऐसे की आउटलाइन जरूर बनाएं। अगर आप फुल फ्लेज ऐसे नहीं लिख सकते तो एटलीस्ट आउटलाइन जरूर बनाएं, ठीक है। तो कम टू द पॉइंट, कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव वो चलिए आए देखते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है। चलिए जी अब देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स इंक्लूडिंग or dealing with all or nearly all elements or aspects of something। अब ये बात मैं नहीं कह रही, ये आप गूगल पे जाकर सर्च करें ना, गूगल सर्च पे आप जब सर्च करते हैं ना नीचे इसका मीनिंग आ जाता है। गूगल ने कहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है? इंक्लूडिंग और डीलिंग विद ऑल और नियरली ऑल एलिमेंट्स और एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, एक टॉपिक पे ऐसे आया, उसका सिर्फ एक एस्पेक्ट लेके आ गए, बाकियों को भूल ही गए। ऐसा नहीं करना आपने। कोई भी टॉपिक आया उसको हर डायमेंशन से देखे, उसके सारे एलिमेंट्स को देखे। अब डायमेंशन को कैसे देखें वो डिबेट अलग है। अगर आपको मैं कहूँ एक लड़की है, उसका नाम है मरियम, आपने उसको कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन करना है। अगर आप उसको सिर्फ ये एक्सप्लेन कर दो कि वो खूबसूरत है और बाकी सारे उसके जो एलिमेंट्स हैं उसको स्किप कर दोगे, तो क्या आपने उसको कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन किया? या अगर आप उसकी खूबसूरती पे ही पूरा एक ऐसे लेके आ जाओगे और बाकी जो उसकी खामियां हैं वो तो लिखोगी नहीं, तो क्या आपने पूरा ऐसे लिखा? तो बच्चे क्या गलती करते हैं, एक टॉपिक आया उस पे उसके कॉजेस पे 10 पैराग्राफ लिख के आ गए, इफेक्ट्स पे लिखा ही नहीं, सोल्यूशन पे लिखा ही नहीं, ठीक है। हर एस्पेक्ट से आपने उस चीज को देखना है। एक चीज का सोशल एस्पेक्ट क्या है, रिलीजियस एस्पेक्ट क्या है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है, कल्चरल एस्पेक्ट क्या है, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट क्या है। कोई भी एस्पेक्ट कोशिश करे ना छूटे। अगर टाइम कम हो रहा है आपके पास है तो वो वाला एस्पेक्ट जो आपको लगता है कि उसको मैं ना भी डिस्कस करूं तो मेरे ऐसे पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ सकते हैं, लेकिन कम से कम 3-4 एस्पेक्ट तो डिस्कस करें ना। एक अच्छे ऐसे की निशानी ये होती है कि आप उसके सारे एस्पेक्ट को कंसीडर करो, उनके सारे एस्पेक्ट को लिखो और उसके बाद अपना कंक्लूजन ड्रॉ करो। सिर्फ एक एस्पेक्ट के ऊपर अपना पूरा एनालिसिस आप ड्रॉ नहीं कर सकते। मैं फिर भी एग्जांपल दूंगी। एक लड़की है मरियम, आप सिर्फ उसकी खूबसूरती को देख के आप उस पर पूरा ऐसे लिख लेते हो, लेकिन वो कितनी बदतमीज है, वो नालायक है, वो बुरे काम करती है, आपने वो नोट नहीं किया। आप सिर्फ उसकी खूबसूरती देखी और आपने उस पर पूरा ऐसे लिख दिया कि वो परफेक्ट गर्ल है, ठीक है। ऐसे ही हम पेपर में करते हैं, सिर्फ उसका एक एस्पेक्ट देखा टॉपिक का और जी कहा जी आपकी बात ठीक है, आपने जो स्टेटमेंट दी है इट इज करेक्ट एंड वी गो विद यू।
अगर उसकी स्टेटमेंट से आपने एग्री भी करना है तो नेगेटिव पॉइंट्स भी इंक्लूड करने होते हैं, और आखिर में आपने कंक्लूड ये करना होता है कि नेगेटिव पॉइंट्स कम हैं आपके और पॉजिटिव ज्यादा है, तो आपकी स्टेटमेंट ठीक है। या अगर नेगेटिव ज्यादा है पॉजिटिव है, मैं इसके अगेंस्ट जा रहा हूँ। अब कंप्रिहेंसिव को डील करने के भी डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट तरह के ऐसे होते हैं, पेपर में डिफरेंट तरह के ऐसे आते हैं। आप भी देखते होंगे कि कुछ कुछ ऐसे इस तरह के होते हैं कि उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें फुल स्टॉप लगा होता है, स्टेटमेंट दी होती है, कुछ इस तरह के होते हैं कि उसमें ना फुल स्टॉप होता है ना क्वेश्चन मार्क होता है, आप कहते हो कि तो एक फ्रेज है, ठीक है। तो डिफरेंट ऐसे के डिफरेंट ट्रीटमेंट होते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक ऐसे का ट्रीटमेंट दूसरे पे लगा के आ जाए। जहां वो कॉज और इफेक्ट पूछ रहा है, आपने कॉज और इफेक्ट लिखे ही नहीं, आपने सारी डायमेंशन दे के आ गए, आप अपने सारे आर्गुमेंट्स दे के आ गए, आपका पेपर फेल हो जाएगा। आपने जो चीज उसके रिक्वायर होती है फर्स्ट ऑफ ऑल वो दीजिए, उसके बाद अगर हमें कोई फर्दर एडिशन करनी भी है ना, तो वो एक आपकी एडिशनल वर्किंग होती है, उसमें पहले जो मेन चीज होती है, कोर चीज होती है, पहले वो दें। ऐसे को हम इंशाल्लाह अभी इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं इशू बेस्ड ऐसे। इशू बेस्ड ऐसे क्या होता है? कोई भी एक ऐसा टॉपिक जो आपको लगता हो कि ये सॉल्व हो सकता है, इसमें कोई सोल्यूशन बन सकता है, इसकी कोई कॉज हो सकती है, जिसपे कोई इफेक्ट हो सकता है, वो इशू बेस्ड है। अब इसकी पहचान कैसे होती है? मोस्टली इशू बेस्ड ऐसे फ्रेजेस में आते हैं मोस्टली, ठीक है। 10 आउट ऑफ 9 ऐसेज आके फ्रेजेस की फॉर्म में ही आते हैं इशू बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है। ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं। पोल्यूशन हो गया, ठीक है। करप्शन हो गया। अब इसके 3 डायमेंशन होते हैं, जो मेजर डायमेंशन होते हैं ना आपके, 3 बन सकते हैं। सबसे पहले कॉजेज, फिर इफेक्ट्स, फिर सॉल्यूशन। अब मैं स्पेसिफिकली कोई ऐसे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको जनरली बात बता रही हूँ। कोई भी इशू बेस्ड ऐसे आए आपके पास, उसके ये 3 डायमेंशन, ब्रॉड डायमेंशन ये बन सकते हैं। मैं फिर भी एग्जांपल दूंगी मरियम की। अगर एक इशू है कि वो गुस्सा करती है, ठीक है, एक इशू है ना कि वो गुस्सा करती है। अब उस इशू की कॉज क्या हो सकती है, तो गुस्सा किस वजह से आता है, हमने उसके कॉजेज निकालने हैं। फिर उसके गुस्सा करने की वजह से लोगों पे और उसके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, वो एक डायमेंशन बन गई। फिर उसके बाद उसके उसको उसका जो गुस्सा है उसको हमने सॉल्व कैसे करना है, सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो ये 3 ब्रॉड डायमेंशन किसी भी इशू की बन सकती है। फिर फर्दर अगर हम कॉजेस की, इफेक्ट्स की, सोल्यूशन की डायमेंशन बनाए, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल कॉजेस हो सकती हैं। मरियम को गुस्सा आ रहा है तो किसी पॉलिटिक्स की वजह से आ रहा होगा, ठीक है। सोशल हो सकती है, सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यही 4 डायमेंशन हो, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, इकोनॉमिक। लेकिन फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ग्लोबल वार्मिंग है उसको एक्सप्लेन किया,
एक आपने एक्सप्लेन कर दिया कि जी लोग जो है वो गाड़ियां चलाते हैं तो उसकी वजह से पोल्यूशन होती है, तो वो सोशल हो गया। पॉलिटिकल क्या हो सकता है कि जितनी भी मेजर सुपर पावर्स हैं वो अपनी ताकत के नशे में, अपनी पॉलिटिक्स के नशे में इंडस्ट्रीज बना रही हैं और पोल्यूशन फैला रही हैं, ठीक है, वो पॉलिटिकल हो गया। तो लीगल भी कुछ हो सकता है, इकोनॉमिकल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई डायमेंशन आपको लगता है कि कोई पॉइंट नहीं आ रहा, जैसे फॉर एग्जांपल लीगल, उस पर मुझे फिलहाल कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा, तो मैं उसको सबसे आखिर में या छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन जो मेन मेन हेडिंग्स है ना उसको ना छोड़ो। जैसे सोशल है, सोशल ग्लोबल वार्मिंग की सबसे टॉप पे है, ठीक है। उसके बाद आती पॉलिटिकल, फिर आती हुई कोई और की डायमेंशन आ सकती होगी। वो ऑर्डर वाइज आपने लेके चलना होता है। जो मेन होती है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, उसको टॉप पे रखें और आहिस्ता आहिस्ता उसको कमतर पे लेके आए। जो आपको लगता है कि बिल्कुल कम इसका कॉज हो सकता है, उसको सबसे आखिर में रखें। फिर आता है इफेक्ट्स उसके, उसके इफेक्ट सोसाइटी पे क्या हुए, उसके इफेक्ट्स पॉलिटिक्स पे क्या हुए, इकोनॉमी पे क्या हुए, ग्लोबली क्या इफेक्ट हुए, ठीक है, इसके बारे में आपने बना लिया। फिर आते हैं जी सोल्यूशन पे। सोल्यूशन में मैंने अब लिखा है कॉजेज और इफेक्ट्स। अब ये क्या है, मैंने दोबारा क्यों लिख दिया कॉजेज और इफेक्ट्स? इसका मतलब ये है कि या तो उस इशू के कॉजेज को आप खत्म कर दो, उसको जड़ से निकाल दो, या तो आप जो उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं उसको मॉडिफाई कर दो, कुछ ऐसा कर दो कि उसके इफेक्ट कम आने लगे। अब जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, आप कहते हो कि ग्लोबल वार्मिंग का एक कॉज है कि गाड़ियों से पोल्यूशन फैलती है, तो कहो जी सारी गाड़ियां बंद कर दो, गाड़ियों हो ही ना, ट्रांसपोर्ट खत्म कर दो, इंडस्ट्री से फैलती है पोल्यूशन और उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। आप कहो जी इंडस्ट्री हटा दो सारी, पूरी दुनिया की जितनी भी इंडस्ट्री से खत्म कर दो, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है क्या? नॉट पॉसिबल। तो उसके कॉजेज को हम खत्म नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मैं दोनों, जरूरी नहीं है कि दोनों आपने एक्सप्लेन करने हो, आपने इसके कॉजेज भी एक्सप्लेन करने हो, कॉजेज को भी हम हटा सकते हैं और इफेक्ट्स को भी हटा सकते हैं, दोनों हो भी सकते हैं, ना भी हो तो खैर है। कुछ केसेस में हम कॉजेज को हटा नहीं सकते, ठीक है। और कुछ केसेस में आप उसके इफेक्ट्स को मिनिमाइज कर सकते हो, उसके इफेक्ट्स को कम से कम कर सकते हो। जहां भी वो चीज अफेक्ट कर रही है, फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो हम लोग कुछ ऐसे मेजर्स ले जिससे हमें वो नुकसान कम पहुंचाए, वो उसका इफेक्ट है ना, ठीक है। इस तरह अब समझाने का मकसद क्या था कि आपने कैसे इशू बेस्ड ऐसे को हर डायमेंशन से, हर एस्पेक्ट से सारे एलिमेंट्स इंक्लूड करके आपने अपनी बात को स्ट्रक्चर किया। अब आप देख रहे होंगे एक वजन है इस ऐसे में, एक वजन बन रहा है ना, मेरे कॉजेज बहुत कम लग रहे हैं ना इफेक्ट्स कम लग रहे हैं, कॉजेज और इफेक्ट दोनों बराबर है। और जब सोल्यूशन उन्हीं कॉजेज उन्हीं इफेक्ट्स पे लिखूंगी तो एक इक्वल ऐसे बन जाएगा। और आप देख सकते हैं कि अगर मैं कॉजेज पे 4 पैराग्राफ लिखूं, अगर मैं कॉजेज पे 4 पैराग्राफ लिखूं और इफेक्ट्स पे भी 4 पैराग्राफ लिखूं और सोल्यूशन पे अगर मैंने 2 भी लिख ली, तो मेरे 10 पैराग्राफ इसी भी बन जाएंगे और 2 मेरे बनेंगे इंट्रोडक्शन के और कंक्लूजन के। 12 पैराग्राफ बहुत ज्यादा होते हैं, 12 पैराग्राफ, इससे ज्यादा आप पैराग्राफ ऐसे में लिख नहीं सकते। वो कहते हैं कि जी ऐसे फेल हो जाता हमारा, ऐसे आपका इंग्लिश से इतना फेल नहीं होता जितना आपका स्ट्रक्चर से फेल होता है, मेरा ये मानना है।
जब आपके पास एक चीज की नॉलेज होती है ना, तो उस पर आपको इंग्लिश खुद ही आ जाती है। उसको स्ट्रक्चर करना सीखे। चलें जी, फिर चलते हैं नेक्स्ट ऐसे पे। उसके बाद जी नेक्स्ट ऐसे है आर्गुमेंटेटिव ऐसे। अब इसमें क्या करना है हमने, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि केस स्टडी लिखी हुई है, केस स्टडी 1, केस स्टडी 2, सारे सेम लग रहे हैं आपको, चारों में केस स्टडी लिखा है। और 1 2 3 के इसको इस तरह के ऐसे को डील करने का थोड़ा डिफरेंट तरीका होता है। इसमें कुछ स्टेटमेंट दी होती है। अगेन जी मैं आपको एग्जांपल वही दूंगी, मरियम वाली। तो मरियम, अब स्टेटमेंट है कि मरियम गुस्सा करती है। स्टेटमेंट को आपने प्रूव करना है, क्या करती है या नहीं करती। उस पर आप एक एग्जांपल दोगे। अपनी बात को प्रूव करने के लिए केस स्टडी दी जाती है। केस स्टडी, आप अगर किसी ने रिसर्च बेस्ड काम किया है, उसको पता होगा केस स्टडी क्या होती है। एक टॉपिक आया कि अजीम कौमें लड़े बगैर जीतती है। एक स्टेटमेंट है, ना वो इसमें कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ना इसमें कोई इशू है, सिर्फ एक स्टेटमेंट है। अब इस पे क्या लिखें। इस पे आपने उसकी बात को प्रूव करना होता है कि अजीम कौमें लड़े बगैर कैसे जीतती हैं। इस पे आपको केस स्टडी देनी होती है। केस स्टडी 1 2 3 क्यों लिखा मैंने, वो इसलिए लिखा कि केस स्टडी आपकी जितनी डाइवर्सिफाई होगी उतनी आपकी केस स्टडी स्ट्रॉन्ग होगी। एक केस स्टडी आप नेशनल लेवल पे ले लो, दूसरी आप लो रीजनल लेवल पे, तीसरी लो इंटरनेशनल लेवल पे। एक आप पाकिस्तान की अगर कोई बनती है वो ले ली, एक आपने इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना, ईरान, अगर उसकी कोई केस स्टडी आपको मिलती है तो वो ले लो। और अगर आपके पास कोई केस स्टडी बनती है इंटरनेशनली, यूएस की, फ्रांस की, यूरोप की, किसी की भी अगर आपको इंटरनेशनली मिलती है तो उसकी पुट कर सकते हो। ठीक है। अब उसमें जरूरी नहीं होता कि आपने कंट्रीज की देनी है, आप लोगों की भी दे सकते हो। अब वो टॉपिक पे डिपेंड करता है कि टॉपिक कंट्रीज के बारे में आया है, उस पर कंट्रीज की एग्जाम्पल ज्यादा सूट करेगी या लोगों की पर्सनैलिटीज की सूट करेगी। ठीक है। लेकिन अगर आप उस पर कहो कि जी मैं ये कहता हूँ, मेरी एक राय है कि ये आपकी बात ठीक है, फिर केस 32 में कहो कि मेरी ये वाली राय है कि आपकी ये वाली बात ठीक है। आपकी राय नहीं पूछी उसने, आप अपनी राय दोगे तो आपकी राय का क्या सबूत है। ठीक है। आपकी राय मैटर करती है, लेकिन अगर आप अपनी राय को किसी भी ऐसी एग्जाम्पल से जो कि वेरीफाइड हो, जो कि हर कोई जानता हो, जो कि एक आपने किसी डॉन के न्यूज़पेपर में, एक्सप्रेस में या कोई इंटरनेशनल किसी मैगजीन में पढ़ी हो, वो केस स्टडी वो एक एग्जामिनर ने भी पढ़ी होगी, उसको भी पता है कि ये बात जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। आप अगर अपने बारे में कह रहे हो कि जी मैंने देखा था कि मरियम फला जगह गुस्सा कर रही है, तो उसको आपकी बात पे क्या यकीन, वो तो कभी भी आपकी गवाही को नहीं मानेगा। वो उस गवाही को मानेगा जो कि एक कैमरे में रिकॉर्ड की गई है। आप कहो जी फला कैमरा है उसमें रिकॉर्ड किया गया कि मरियम गुस्सा करती है, फला मैगजीन है उसमें लिखा गया था कि मरियम ने को गुस्सा करते हुए लोगों ने देखा है, फला आर्टिकल है उसपे बताया गया था कि आपने उसको गुस्सा करते हुए देखा। अब ऐसे का कुछ फर्क है, उसमें आपको जरूरी नहीं कि आपको आर्टिकल मेंशन करना होता है, मैंने फला आर्टिकल में पढ़ा। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए बता रही हूँ कि आपको ऐसी बात करनी है जो कि वेरीफाइबल हो। ठीक है। मैंने अपने जिस टीचर से पढ़ा है, अल्लाह उनको खुश रखे,
वो एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड यूज करते थे और मैं काफी उस वर्ड से मैंने सीखा है कि कहते थे जी बेटा जी आपने एसए के पेपर में जाके हवाई फायरिंग नहीं करी। आपका जो निशाना होता है ना गन का, वो आपके टारगेट तक पहुंचना चाहिए, हवाई फायरिंग नहीं होती। ठीक है। उन्होंने एग्जाम्पल दी कि एक इशू बेस्ड ऐसे आया कि पाकिस्तान के लोग रिसोर्सेज को सही तरह इस्तेमाल नहीं करते। तो उसने उस पे क्या लिखा जी कि पाकिस्तान के पास बहुत पानी है, इतना पानी है, इतना पानी है कि क्या बताऊं। आपको इस तरह तो नहीं लिखना ना, आपको अगर लिखना भी है कि पाकिस्तान के पास इतना पानी, तो उसकी फैक्ट्स और फिगर्स देखें कितना पानी है। लंबी लंबी छोड़ेंगे बस इतना पानी है, इतना पानी है, क्या बताऊं। तो वो चीज तो नहीं जा सकती। ठीक है। इसी तरह आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स देने के लिए आपको केस स्टडीज का इस्तेमाल करना पड़ता है। और केस स्टडी हमेशा वो इस्तेमाल की जाती है जो पास्ट में गुजर चुकी है। अगर आप ये कहें कि मैं केस स्टडी दूंगी इमरान खान की गवर्नमेंट पे, इमरान खान की गवर्नमेंट बहुत अच्छी रही, तो आप नहीं दे सकते क्योंकि उसकी गवर्नमेंट अभी चल रही है। ठीक है। लेकिन अगर उसने कोई पास्ट में, जब वो गवर्नमेंट में नहीं था, तब उसने अगर कोई ऐसा काम किया हो, कोई ऐसे उसकी अचीवमेंट रही हो, या कोई ऐसा उसकी जो गलती रही हो, तो आप उसकी केस स्टडी दे सकते हैं जो पास्ट में हुआ और एंड हो गया। जिस चीज का कोई एंड नहीं होता ना, जिस चीज का कोई एंड हुआ नहीं होता अभी, उस चीज की केस स्टडी कोशिश करें अवॉइड करें। क्योंकि आप जो रिजल्ट एज्यूम कर रहे हो, क्या पता वो रिजल्ट उसके उस काम के एंड करने के बाद वो रिजल्ट ना हो, श्योर हो जाए। ठीक है। अब बात यह आती है कि केस स्टडी लिखें कितनी। मैंने तो 3 मेंशन किए हैं क्योंकि जगह नहीं थी इतनी, तो मैंने 3 मेंशन कर दी। आपने कितनी लिखनी है? मैंने पहले भी कहा कि एक आपका होता है, एक पैराग्राफ होता है आपका इंट्रोडक्शन का, दूसरा होता है आपका कंक्लूजन का। ठीक है। ये 2 पैराग्राफ आपके मस्ट होते हैं, कंपल्सरी होते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू टाइम आपके पास ऑप्शन होती है कि आप कितने पैराग्राफ लिखें। मिनिमम जो आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं ना पैराग्राफ, वो होते हैं 6 to 7 फॉर बॉडी पैराग्राफ, नॉट फॉर। मैं भी इसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ऐड नहीं कर रही, वो कंपल्सरी है। मिनिमम बॉडी पैराग्राफ आपको चाहिए होते हैं 6 to 7, और मैक्सिमम आपको चाहिए होते हैं 9 to 10। 9 to 10 पैराग्राफ आपको चाहिए ही चाहिए होते हैं। 6 to 7 से आप कम नहीं जा सकते। ठीक है। इससे कम गए तो आपको पेपर फेल है। इतने कम पैराग्राफ पे, इतनी कम वर्ड लिमिट पे कभी भी एग्जामिनर आपको पास नहीं करेगा। कम से कम 7 तो देना, और मैक्सिमम अगर आपके पास टाइम है तो 10 पैराग्राफ लिखिए। ठीक है, फॉर केस स्टडीज। और फिर मैंने ये बताया कि एक नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल, जितनी भी मैक्सिमम ब्रॉड आप जा सकते हैं ना उसकी एग्जाम्पल के लिए, उतना ब्रॉड जाएं। ठीक है। अब नेक्स्ट ऐसे पे चलते हैं, डिस्कसिव ऐसे। अब आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे जी के लेफ्ट और राइट क्या है। लेफ्ट और राइट मैंने, जरूरी नहीं लेफ्ट और राइट ही हो, मैंने इसे सिंबॉलिकली लिखा है लेफ्ट और राइट। डिस्कसिव ऐसे में आपको किसी भी ऐसे के 2 साइड्स पूछी जाती है। मैंने इसको मेंशन करने के लिए लेफ्ट और राइट कर दिया कि एक सही है आपकी नजर में और एक आपकी नजर में गलत होगी। ठीक है। अब डिस्कसिव ऐसे अगर डिफरेंट बच्चे ऐसे को सॉल्व करें, उस ऐसे को अटेम्प्ट करें, तो जरूरी नहीं है कि सारे ही लेफ्ट करें, जरूरी नहीं है कि सारे ही राइट करें। वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप किसके साथ जाते हो। आप लेफ्ट चूज करते हो या आप राइट चूज करते हो। लेकिन
एक सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर लेफ्ट के साथ जा रहे हैं ना, तो लेफ्ट पे आप जाके 8-10 पैराग्राफ लिख के आ जाओगे और राइट बेचारे को आप मुंह नहीं लगाओगे, राइट का आप जिक्र ही नहीं करोगे। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से आपका ऐसे फेल हो जाता है। आपको जितना भी नॉलेज मिल जाए ना किसी भी चीज के बारे में, आपको ऐसे लिखने का तरीका ना आए तो ऐसे में पास होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। अब लेफ्ट और राइट में आप कुछ भी पुट कर सकते हो। एक चीज जो याद रखने वाली है वो ये है कि डिस्कसिव एसे में या तो दो साइड्स पूछी जाती है, एक ही चीज की दो डायमेंशन होती है, या आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर यस या नो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसे है कि मीडिया बून और बैन, मीडिया अच्छा है या बुरा है। अब अच्छा या बुरा मानना आपके हाथ में है, लेकिन अगर आपने उसको बुरा कहना है ना, अगर आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, अगर आपने उसको बुरा कहना है तो आप उसकी अच्छाइयों को नहीं छोड़ सकते। उसको डील करने का भी तरीका डिफरेंट है। आपने उसकी अच्छाइयाँ मैक्सिमम एक या दो पैराग्राफ में, या मैक्सिमम कर ले 3 पैराग्राफ, उससे ज्यादा नहीं। आपने उसकी अच्छाइयाँ भी एक्सप्लेन करनी है कि ये इसकी अच्छाइयाँ। फिर आप आएंगे जी उसकी बुराइयों पे कि मीडिया की ये बुराई है। फिर आपने बाकी 7 पैराग्राफ या 8 पैराग्राफ आपने उसकी बुराइयों पे लिख दिए। फिर आपने कंक्लूड किया कि चूंकि मीडिया की जो अच्छाइयाँ हैं वो बुराइयों से कम है और बुराइयां ज्यादा हैं, इसलिए मीडिया बुरा है। खूबसूरती से आपने उसकी बात को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मैं फिर भी एग्जांपल दूंगी। अगर एग्जामिनर ने सवाल किया कि क्या वाकई में मरियम बुरी लड़की है, ठीक है, मरियम की एग्जांपल इससे दे रही हूँ ताकि सबको समझ आए, क्या वाकई में मरियम बुरी लड़की है। आपने कहा कि उसमें कुछ अच्छाइयां भी हैं, अच्छे काम भी करती है, लोगों से प्यार भी करती है, लेकिन उसकी बुराइयां उसकी अच्छाइयों से कम, सॉरी ज्यादा है। ठीक है, उसकी बुराइयां ज्यादा है, अच्छाइयां कम है। अच्छाइयां कम होने की वजह से हम उसको अच्छा नहीं कह सकते। एक बंदे की अच्छाइयां कम है और बुराइयां ज्यादा है, उसके नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा है, तो हम उसको कैसे अच्छा कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपने डिस्कसिव ऐसे को लेकर चलना होता है। ठीक है जी, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। उसके बाद एक लास्ट ऐसे होता है नॉन इशू बेस्ड ऐसे, जिसपे ना कोई क्वेश्चन बन सकते हैं, ना ही जिसपे हम आर्गुमेंट दे सकते हैं, ना उसके कॉजेज इफेक्ट्स होते हैं, ना सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे को हम किस तरह डील करें। अब मैंने इशू बेस्ड ऐसे दोबारा इसलिए खोला है क्योंकि जो मैंने आपको डायमेंशन बताई थी कॉजेज को एक्सप्लेन करने के लिए, अब मैं कॉजेज एक्सप्लेन नहीं करे, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हमने कॉलेज की डायमेंशन बनाई है ना, उसी तरह हमने इस ऐसे की भी डायमेंशन बनानी होती है कि पॉलिटिकली उस ऐसे को हम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, सोशली किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, लीगली, इकोनॉमिकली। ठीक है,
तो मैं फिर भी एग्जांपल दूंगी मरियम की कि अगर आपको अब मरियम के ऊपर कोई इशू नहीं आया, अब अच्छा या बुरा, गुस्सा करती है या नहीं करती, कोई स्टेटमेंट भी नहीं आई, सिर्फ आपको ऐसे आया कि आपने मरियम के ऊपर ऐसे लिखना है और उसकी कोई अच्छाई या बुराई आपको एक्सप्लेन नहीं की गई, ठीक है, सिर्फ आपने उसको एक्सप्लेन करना है, तो आप उसकी डायमेंशन बनाओगे कि वो अपनी घर की लाइफ में कैसी है, वो अपने दोस्तों की लाइफ में कैसी है, दोस्तों के साथ कैसी है, वो अपनी जो सोशल लाइफ है उसमें कैसी है, वो बिजनेस में कैसी है, वो अपनी जो कोलीग्स हैं उन सब कैसी है, कल्चरली कैसी है, रिलीजियसली कैसी है, ठीक है, तो उसकी आप डायमेंशन बनाओगे। मैंने डायमेंशन वाले स्लाइड इसलिए खोली है ताकि आपकी डायमेंशन सारी नोट कर लो, और इसके अलावा भी और हो सकती हैं, ठीक है, रिलीजियसली हो सकती है, कल्चरली हो सकती है, ठीक है, डायमेंशन इसकी बहुत सारी बन सकती है। तो ये कुछ ट्रिक्स होती हैं कि जिस तरह आपने ऐसे की हर डायमेंशन को कवर करना होता है, ठीक है। इसके अलावा ऐसे में उन्होंने कुछ और भी पॉइंट्स बोले, फर्स्ट पॉइंट कम्प्रिहेंसिव को एक्सप्लेन किया, ठीक है। इंशाल्लाह जो बाकी पॉइंट्स हैं उन पे डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाऊंगी क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी लंबी होगी, तो इंशाल्लाह ये वीडियो कोशिश करूंगी 4-5 पार्ट्स में ये पूरी वीडियो फॉर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स इंशाल्लाह पूरी हो जाए। और कोशिश मेरी ही होती है कि वीडियो छोटी बनाई जाए, लंबी वीडियो पे देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मेरे से पूछें और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।